दिखा दो। और ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि कन्हैया जी अपनी प्रेस वार्ता प्रारंभ करें और आप लोगों के मुखातिब हो। कन्हैया जी। भाजी बेचना आइयो हूँ। करेगा जी, माइक थोड़ा डाउन ले लीजिए वाला, डाउन डाउन बस बस। सबसे पहले तो टीवी के, अखबार के, यानी कि प्रिंट के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और कई साथी जो सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप सभी पत्रकार साथियों का, भाइयों का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबके माध्यम से पूरे देश को, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। आज हम लोग सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि ये विद्या की देवी हैं। और हमारे साथ हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने परिचय देते हुए कहा कि छात्र नेता तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विद्या की ज़रूरत जो है वो हमेशा इंसान को होती है, ताउम्र होती है। और एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से जो है विनम्रता आती है। तो आज बसंत पंचमी के इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये पंजाब की महान भूमि है। वैसे तो दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का कल्चर है। दिल्ली में तो लोग गणतंत्र दिवस के दिन भी जो है पतंग उड़ाते हैं, 15 अगस्त को भी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन आज जब मैं आ रहा था जलंधर, तो कितना रंग बिरंगा लग रहा था पंजाब का आसमान। जितनी धरती रंगीन थी, हरियाली थी, कहीं सरसों के जो है फूल खिले हुए थे, पीला था, और रंग बिरंगे मकान, उतना ही रंग बिरंगा जो आसमान भी दिख रहा था। पतंग लोग उड़ा रहे थे। खुशहाली के इस मौके पे हम लोग जो है इसी विविधता को, इसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। एक रंग का पतंग नहीं था, अलग अलग रंग के पतंग थे। यही जो विविधता है, यही जो हमारी संस्कृति है कि हमारे बगीचे में, हमारे बाग में हर रंग के फूल होते हैं। तो उस विविधता को सेलिब्रेट करने वाले इस बसंत के मौसम में आप सब भी जो है बसंत की तरह फले फूले, जीवन में आगे बढ़े, इसकी शुभकामनाएं। और जब हम बसंत की बात करते हैं तो एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। बसंत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पुराने पत्ते गिर जाएं, नए फूल भी खिलाना होता है। और नया फूल खिलाना बहुत कठिन काम है, बड़ी मेहनत लगती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। और आज जब हम आपके बीच आए हैं तो उसी नए फूल की चिंता को लेकर के आए हैं। और वो नया फूल कौन है? अगर हम इस सिंबल को समाज में देखेंगे तो वो नया फूल समाज के नौजवान होते हैं। और उन नौजवानों की जो हालत है कि आज 50 साल में, पिछले 5 दशक में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नेशनल लेवल पे ये लगभग 8% हो चुका है, और शहरों में ये बेरोजगारी 10% से ज्यादा है। दिल्ली में ये बेरोजगारी लगभग 15% के आसपास है। तो आप यूं मान लीजिए कि हमारे जो नए फूल हैं वो बड़े हो, खिले, उनसे खुशबू निकले,
उससे पहले ही उनको कुम्हलाने के लिए छोड़ दिया गया है। और आलम ये है बेरोजगारी का कि विद्यार्थियों की स्थिति जब आप जाकर के देखेंगे, मैं उन इलाकों में रह करके अपना जीवन बिताया हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, जब स्कूल में था, तो पोलियो की दवाई जो है घर घर जाकर पिलाता था और 50 रुपए जो है वॉलेंटियर होने के चलते पारिश्रमिक मिलता था। उसके बाद कोचिंग में जाकर के पढ़ाना, और उस वक्त 17 रुपए मिलते थे 1 घंटे का। तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किसी तरह से जो है साइड में काम करते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि भर्तियां निकलेंगी। भर्तियों की हालत ये है कि हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां पड़ी हुई हैं और उन रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। कहीं अगर बहाली आए तो उस बहाली को लेकर के लोगों को उम्मीद होती है, लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं और एग्जाम देने के लिए जो लोग जाते हैं, आपको पता चल जाएगा देख करके, भले आप नहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बसों और ट्रेनों की हालत देख करके आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम है आज। उस स्थिति में लोग जान पे खेल करके ट्रेन में, आप जब देखेंगे उनको यात्रा करते तो आपको आश्चर्य होगा, इंजन भी नहीं छोड़ते हैं। क्या गार्ड का बॉगी, क्या जो है पखाने के पास की जगह, क्या इंजन, सब जगह भर करके लोग जो है जाते हैं एग्जाम देने। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इतना ज्यादा जो है क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं कि कई बार लगता है कि लोकतंत्र को इन्होंने लीक तंत्र बना दिया है। हर बार जो है आप सुनेंगे कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में धांधली हुई है। चलिए, अगर किसी तरह से प्रश्न नहीं लीक हुआ हो, बहाली आ गई हो, तो उसमें इतना धांधली होता है, इतना जो है करप्शन होता है। 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया बकायदा रेट है एग्जाम में पास कराने का। ये जो स्थिति बनी हुई है, ये ठीक नहीं है। अगर हम अपने समाज के नौजवानों के साथ ये अन्याय होते हुए देख रहे हैं, तो हम अपने समाज और देश के लिए एक विकराल समस्या को जन्म दे रहे हैं। और जब उसको लेकर के नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे उतरे, सड़क पे तो बहुत बाद में उतरते हैं, सरकार के पास जाकर के पहुंचाएं, कोर्ट में जाकर के जो है आवेदन डालें, सुनवाई नहीं होती है। सड़क पे अगर उतर जाएं तो ठीक उसी तरह से जिस तरीके से किसान आंदोलन के बारे में टीवी में दिखाया जाता था, क्या रे ये किसान नहीं है, ये तो पिज्जा खाते हैं, देखिए ये एसी में बैठे हुए हैं। तो आप चाहते क्या हैं? किसान भीख मांगे? किसान जो है नमक रोटी नहीं खाता रहे? किस तरह के किसान का इमेजिनेशन है हमारे दिमाग में? जहां से लोग, जहां पंजाब से लोग खूब जाते हैं बाहर, वहां के किसान तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, तो क्या उनको किसान नहीं मानेंगे? किसान कोई अपने पेशे से होता है। और क्यों ऐसी परिस्थिति हम समाज और देश का चाहते हैं कि डीएम का बेटा डीएम बने, सीएम का बेटा सीएम बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने? किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि खेती किसानी को इस स्थिति में पहुंचा दी गई है। और जब सड़क पे उतरते हैं तो उनको बदनाम करते हैं, कहते हैं कि किसान देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, किसान आपके लिए अनाज उगा रहे हैं, अपने बच्चों को बंदूक दे करके जो है सीमा पे लड़ने के लिए भेजा है, और वो देश को बदनाम कर रहे हैं। और उसी किसान और गरीब के जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जब जॉब की बारी आती है उनके पास जॉब ही नहीं है। तो इस विकराल परिस्थिति से हम चाहते हैं कि देश बाहर आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसी प्रतिबद्धता के तहत हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम इस देश के नौजवानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के एक स्पेसिफिक घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भर्ती विधान लाया गया है कि किस तरीके से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अलग अलग शहरों में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
मैं नेता नहीं कहता हूँ, मैं कार्यकर्ता ही कहता हूँ। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अलग अलग शहरों में जाकर के वो पुस्तिका जो है उसको रिलीज करें और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया अपनी इस जिम्मेवारी को निभाए, तभी जो है लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। कुर्सी का अगर एक पांव कमजोर हो जाए तो उस कुर्सी पे बैठना खतरनाक हो जाता है, वो कभी भी जो है औंधे मुंह गिर सकता है। तो आप मीडिया के साथियों से इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह सवाल, हमारी यह बात आप जनता तक पहुंचाएंगे, ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जालंधर अपने आप में जो है कल्चरली बहुत रिच जगह है। यहाँ मैं एक बार और आया हूँ गदरी बाबा का मेला अटेंड करने के लिए। मेरी इच्छा थी कि प्रेस क्लब जो है यहाँ का, वहीं पे संवाददाता सम्मेलन किया जाए, लेकिन चुनाव है, उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, इसीलिए अलग जगह पे आप लोगों से मिल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, वक्त पे यहाँ पहुँच गए हैं, तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। आप जलंधर, हाँ थोड़ी सब्र बस एक मिनट हम बोलने देंगे। हम प्रधानमंत्री थोड़ी हो गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो मन भर सवाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवाज हो रही है? हाँ हमारे पास तो आ रही है। आपकी बात माइक पर अच्छी नहीं लगी? चलिए आपकी बात अच्छी लगेगी। तो इस सवाल को लेकर के ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं आज के, उनके मुख्य सवाल क्या है। एक तो रोजगार का सवाल है। रोजगार हमको मिले उसके लिए जरूरी है कि हमारी शिक्षा बेहतर हो, और शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी, उसकी स्थिति हमने देखी है कि किस तरीके से हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अटैक हो रहे हैं। एक तो बजट कम कर रहे हैं लगातार। आप जब शिक्षा का बजट कम करेंगे, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति का जो मेजर पॉइंट है, जो की पॉइंट है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो सेल्फ रिलायंस बने। हमको लगा कि सेल्फ रिलायंस क्या बनेंगे, ये चाहते हैं कि रिलायंस पे बने। तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको चौपट किया गया, उसका बंटाधार किया गया है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आज हम सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के अंदर खास करके महिलाओं को इनडायरेक्टली कैसे डिस्करेज किया जा रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये हमारे आपके समाज की सच्चाई है कि जब आप फेलोशिप बंद करते हैं तो ओवरऑल आप एजुकेशन पे अटैक करते हैं, लेकिन आप खास करके महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं। कैसे वंचित रखते हैं? तो फेलोशिप जब आप बंद कर देंगे, पिताजी को, माताजी को 2 बच्चे को पढ़ाने का ऑप्शन होगा, और इस सच को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो बेटा को पढ़ाएंगे और बेटी को जो है नहीं पढ़ाएंगे। ये सच है हमारे समाज का। जब आप एजुकेशन में फेलोशिप देते हैं तो आप कमजोर तबके के लोगों को एजुकेशन में आगे लाने के लिए एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के प्रति सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनका नजरिया खराब है, दूषित है। कैसे दूषित है? तो आप कुछ बयान उठा करके देख लीजिए। हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, कि जब देश का पॉलिटिकल कल्चर ये हो जाए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े ओहदे पे बैठे हुए मंत्री महिला विरोधी बात करेंगे, तो अपोजिशन के कुछ लीडर भी ऐसी बात करते हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर ठीक नहीं है। और आप बयान सुन करके आपको हैरानी होगी। बगल का जो है राज्य है हमारा हरियाणा, खट्टर साहब कहते हैं कि महिलाओं को आजादी चाहिए तो उनको नंगे घूमना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी मां नहीं है, वो कहीं जो है नारियल की तरह पेड़ पे लटके हुए हैं। औरत ही पैदा करती है ना हमको। औरत के प्रति ऐसा नजरिया रखना ये कितना खतरनाक है।
और ये संस्कृति, ये कल्चर अगर रोका नहीं गया तो इसकी जद में कोई भी आता है। मैं आपको बता दूं कि एक टीवी डिबेट में बात करते करते मेरे मुंह से चूड़ी वाली एक स्टेटमेंट निकली। जुबान है, चल गई, तीर की तरह है, निकल गया। इमीडिएटली अगले दिन जो है हमने माफी मांगी कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता है। ये जो सरकार है मौजूदा पूरे देश के अंदर, जिनका दबदबा है, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें उनकी मानसिकता जिम्मेवार है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उससे इस तरह के कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। और ओवरऑल इसका नतीजा ये हो रहा है कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी की वो समस्या जो है वो आज हमारे सामने विकराल रूप धारण कर चुकी है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के युवाओं से संबंधित जो है ये पुस्तिका हम रिलीज कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, प्रभारी साहब हैं, वो इस संवाददाता सम्मेलन को मॉडरेट करेंगे और मैं आप तमाम लोगों के जो प्रश्न होंगे अपनी समझदारी से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रश्न हैं एक एक करके प्रश्न पूछेंगे एक तरफ से। इधर से कोई प्रश्न है? देखिए, सरकार क्या करती है, मुझे लगता है कि आप हमसे बेहतर समझते हैं। भले आपकी कुछ मजबूरी हो कि आप नहीं बोल पाते हो या नहीं लिख पाते हो, लेकिन समझते आप हमसे बेहतर हैं। आप जानते हैं इस बात को, आप सब लोगों को याद है। मैं इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ। तो ना मुझे लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिलने लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2022 ही है ना। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? 47 में, 2047 में। अच्छे दिन कब आएंगे कब आएंगे लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा 2047 में आएंगे। 2047 तक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छे दिन 2047 में आएंगे। इसको जानते हैं क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोल पोस्ट शिफ्ट करना। कि 17 में बोले, 16 में बोले थे, एक्चुअली 16 में बोले 22 में बोल रहे हैं 2047। सरकार के पास जो है ना, जुमलों की कोई कमी नहीं है, आकर्षक जुमले हैं। बताइए इस बात से कोई क्यों डिनाई करेगा कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को बचाना चाहिए? इस बात से कोई डिनाई करेगा? कोई डिनाई नहीं करेगा। कितना अच्छा नारा है। हकीकत क्या है? उन्नाव में जो पीड़िता थी उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर मुकदमे किए गए। हाथरस में, मतलब लास्ट राइट होता है किसी इंसान का, जला दिया, बताया नहीं, घर वालों को बॉडी नहीं दिया। और आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कोई ना कोई जो है देश के जो नौजवान हैं उनके साथ कोई अत्याचार ना हुआ हो। अभी मैं कल की अखबार का न्यूज बताता हूँ आपको। एक पंजाब का ड्राइवर सामान लेकर के गया था त्रिपुरा के बॉर्डर पर। औचक निरीक्षण में 2 लोग थे गाड़ी में। कितना अजीब है। कोरोना में एक कोरोना संक्रमित था, दूसरा नहीं था। ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। पंजाब का रहने वाला ड्राइवर था। कहीं न्यूज नहीं आया होगा, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। रोज भारत माता के जो सपूत हैं अपनी जान गंवाने के लिए विवश हैं। किसानों की आत्महत्या आप देख रहे हैं, उसकी स्थिति हम सब जानते हैं। हजारों किसानों ने आत्महत्या की। आज नौजवानों की यह हालत होती जा रही है। कोई भी परिणाम आता है उसके बाद जो है नौजवान विवश हो रहे हैं अपनी जिंदगी समाप्त करने में। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, मरना ही है तो भूख से क्यों मरेंगे? लड़ के नहीं मरेंगे। जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनके खिलाफ, जो देश को बेच रहे हैं उनके खिलाफ। नारों की कोई कमी है? नारा इन्हीं का नारा था ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या आंकड़ा बता रहा है? आंकड़ा कह रहा है कि 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए थे, उसमें से जो है
करोड़ों लोग वापस फिर से गरीब हो गए, 23 करोड़ लोग। और अब इन्होंने क्या कहा है कि हम आंकड़ा नहीं देंगे। अभी जो डेटा हम आपको दे रहे हैं ये सरकार का डेटा है, कुछ दिनों में ये आंकड़ा देना बंद कर देंगे। ये बताएंगे ही नहीं कि इस देश में बेरोजगारी की संख्या क्या है। आप देखिए कि कहीं चुनाव होता है तो लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उस सवाल को गुमराह करके, या इनके खुद का जो मैनिफेस्टो है, जो ये 2017 में मैनिफेस्टो जारी किए होंगे, या उससे किसी चुनाव से पहले जो ये संकल्प पत्र जारी करते हैं, उन सवालों को छोड़ करके सब बात करते हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, आपको भी सुन करके आश्चर्य होगा, उसका 90% पैसा जो है इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, प्रचार पे खर्च किया है। और जितना ये बजट एलोकेट करते हैं, अगर इस देश की लड़कियों में डिवाइड करें तो एक लड़की पे जानते हैं कितना पैसा मिलेगा? 3 पैसा। 3 पैसे में क्या होगा? 3 पैसे में टॉफी नहीं खरीद सकते हैं। बजट का हो क्या रहा है? हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं, रोज नए टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। और आप देखिए कि बेईमानी हमारे आंख के सामने कैसे होती है। दुनिया में अभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए पांचों राज्य का, देखिए कैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा। टैक्स हमसे रोज वसूला जा रहा है और उसका क्या खर्च करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने नई कार खरीदी है, बुलेट प्रूफ। कहां का? जर्मनी का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। बताइए, प्रधानमंत्री एक चश्मा पहनते हैं, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री एक हवाई जहाज खरीद के लाए हैं 8,500 करोड़ का, जीरो उस पे बिठाते रहिएगा, कहां का? विदेश का। नारा क्या है? मेक इन इंडिया। ये इस देश की हकीकत है। और उसी बुलेट प्रूफ कार पे बैठ करके पंजाब आए तो कहे थैंक यू कह दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री जी को। अरे भाई, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो, 8,500 करोड़ का विमान खरीदे हो, करोड़ों का कार खरीदे हो, फिर भी कह रहे हो सुरक्षित नहीं हो। अरे आप तो सुरक्षित हो, आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, आपके हाथ में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये प्रश्न है। और आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या करेंगे? जो ये कर रहे हैं ना, उसी चीज को सिर्फ बंद कर देंगे ना तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जैसे कोई जरूरी नहीं था जब इन्होंने नोटबंदी की, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, ये जालंधर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लुधियाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अंबाला पानीपत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां से दिल्ली जाते हुए मैं आपको बता देता हूं, इन तमाम इंडस्ट्रियल हब में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो तबाह हो गया। रेडी पटरी पे जो काम करने वाले लोग थे वो तबाह हो गए। इस तरह का कोई भी तुगलकी डिसीजन हम नहीं लेंगे अपने चुनावी इंटरेस्ट को देखते हुए। सबको पता था नोटबंदी करने का इनका मुख्य उद्देश्य इलेक्टोरल था। इनको लगा कि अपोजिशन का कमर तोड़ देंगे, वो जो कैश जमा करके रखा है 2 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए, उस कैश को बेकार कर देंगे। चुनाव जीतने के चक्कर में इन्होंने देश को हरा दिया। देश हारता कैसे है? जब आप स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तबाह करेंगे अपनी पॉलिसी से, आप गलत जीएसटी लागू करेंगे तो छोटे जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा, और उनको जब नुकसान होगा तो उनका धंधा बंद होगा। उनका धंधा जब बंद होगा, हम तो बिहार से आते हैं, बिहार से चल करके हमको नौकरी मिलती है क्योंकि हमको वहां नौकरी दे नहीं रही है सरकार। अच्छे दिन की सरकार है, वहां भी 20 साल से नहीं दे रही है नौकरी। डबल इंजन की सरकार है, यही बात कहते हैं। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो जो है डबल विकास होगा। डबल इंजन सेम डायरेक्शन में चलेगा तब ना, अपोजिट डायरेक्शन में डबल इंजन चले तब क्या होगा? पढ़े नहीं है ना, न्यूटन का सिद्धांत पढ़े होते तो समझ में आता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। आज के डेट में क्या हुआ है कि जब इंडस्ट्रीज बंद होंगे छोटे तो रोजगार नहीं मिलेगा हमको, और वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, गलत जीएसटी के चलते, गलत नोटबंदी के चलते। और जो हमसे टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है उसे हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। लेकिन आप इस बात पे विचार करने को तैयार नहीं है कि हम सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिक्त पोस्ट हैं उसको भरें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर के आए जिससे इनके बड़े बड़े दोस्तों को फायदा ना पहुंचे, इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी फायदा पहुंचे। इंटरप्रेन्योरशिप को हम इंकरेज करें, और हम जितना टैक्स कलेक्शन करते हैं
उसमें हम यूनिवर्सल इनकम की बात करना शुरू करेंगे कि तो हम जो है लोगों को रोजगार दें। अगर रोजगार हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है उस टैक्स कलेक्शन से हम यूनिवर्सल इनकम की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। देश हम सबका है, इस देश के अंदर हर कोई टैक्स देता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पूंजीपति टैक्स देते हैं और आप और हम टैक्स नहीं देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। अगर आप नमक खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, अगर आप खाद खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो और इस देश के नौजवानों को उनके अंदर जो स्किल है ऑलरेडी उसको जो है उभार करके उनके लिए वो रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, रिक्त पदों को भरा जाए और जिनको हम नहीं दे पाए यूनिवर्सल इनकम स्कीम के तहत जो है उनको जो है एक बेसिक जो है जिससे उनका बेसिक लाइफ स्टाइल चल सके उसको हम प्रोवाइड कर सके। और 2019 के चुनाव के वक्त ही मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यूनिवर्सल इनकम की बात की गई थी, लेकिन उस समय तो देश किसी और मूड में था, कोई सुना ही नहीं। दुनिया भर में जो यूनिवर्सल इनकम की बात होने लगी है, हमको भारत में भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे कल का जो एपिसोड हुआ है, ईडी की रेड हुई है, ईडी ने उसके बाद जो चंदी के बाद जो पकड़ा सरकारी बांध मिला है, इस चुनावी माहौल में जो ईडी रेड कर रहा है इसको किस तरह से? इसको तो आप जानते ही हैं, आपका भी मन जानता है, ठीक है। बात यह है कि इस बात को हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आप सब जानते हैं कि ईडी के डायरेक्टर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जानते हैं ये खबर है कि नहीं? ईडी के अधिकारी रिजाइन दे करके भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं और भाजपा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। कितना साफ है, नाम आप खुद देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट मैं ईडी वाला जवाब दे देता हूँ फिर, एक मिनट। और ईडी को लेकर के हमारा क्या समझ आ रही है? ईडी हमारी एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी हो या कोई भी हमारी सेंट्रल एजेंसी जो है, हमारे संविधान के हिसाब से उसको इलेक्टोरल पॉलिटिकल अफेयर्स से बाहर रखा गया है कि वो अनबायस्ड तरीके से निष्पक्ष होकर के ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी। ये बात आज किसी बच्चे को भी पूछेंगे ना तो वो ये बात आपको कह देगा कि अरे ये तो चुनाव है। चुनाव जो है अब सिर्फ पार्टी नहीं लड़ रही है, सेंट्रल एजेंसी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात समझने में अब कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि जब आप नौकरी में हैं तो सरकार में जो पार्टी है उसके इंटरेस्ट को आप मुझे याद है जानबूझ उसके इंटरेस्ट को आप सर्व कीजिए, क्यों उसको हाईलाइट करेंगे? इससे और जो है इस तरह की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिलेगा ना। मुझे याद ये उस जो पार्टी सरकार में है उस पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आप सर्व कीजिए और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको बढ़िया रिटायरमेंट प्लान दिया जाएगा। आप तमाम जगह पे ये स्थिति देख सकते हैं। अन्ना आंदोलन में भी कुछ बड़े ऑफिसर बहुत पॉपुलर थे, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, राज्यपाल बन के बैठे हुए हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। सेंट्रल एजेंसी का चुनाव के वक्त जो कार्रवाई होती है, कई मौकों पर यह देखने को मिला है कि उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल होता है, लीगल नहीं होता है। और यहाँ पे जो हो रहा है वो साफ साफ है, क्लियर है, सब ये बात जान रहे हैं। सब जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो है कहा है कि वो अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो घोषित करने वाले हैं। तो जो भी संभावित हो सकता है उसको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। क्या जो लेकिन जो पैसे मिले करोड़ों में वो तो मिले ही हैं, मिले। अच्छा 10 करोड़ को 10 करोड़। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसे को मिल जाना, कहीं हथियार का मिल जाना, ये मिल जाना एजेंसी के हाथ में नहीं है? क्या हम लोग इतने नादान हैं? अगर सरकार ये चाह ले कि मुझे जेल में डालना है तो बिना अपराध का भी जेल में डाल देंगे, गायब हो जाएंगे लोग। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है?
ऊपर रेड हुआ ना, सीसीटीवी जारी उन्होंने किया क्या? कितना सच को हम लोग आंख से छुपा के रखना चाहते हैं और क्यों हुआ ये भी जान लीजिए कि क्यों हुआ। जब तक वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे तब तक नहीं हुआ। जो ही सरकार के खिलाफ उन्होंने एक सूची जारी की कि कौन कौन लोग कोरोना में मर गए, उसके बाद हो गया। आपके दफ्तर में सीसीटीवी नहीं। किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है। मैं पार्टी के बिहाफ पे सिर्फ ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश के एक नागरिक होने के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कब तक हम सच अपनी आंख से छुपा के रखना चाहते हैं, सच को हम नहीं मानना चाहते। बताइए मीडिया हाउस के ऊपर रेड हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर मीडिया हाउसेस पे रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किसी मीडिया हाउस को अगर तंग करना हो तो उसका ऐड बंद कर दिया जाता है कि नहीं किया जाता है? और आप कहते हैं सरकार साजिश नहीं करती है। इतनी बोली है हमारी सरकार। कन्हैया जी, हाँ। कन्हैया जी, स्पेसिफिक सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। कन्हैया जी, आपने बहुत बातें बीजेपी के खिलाफ बोली, लेकिन देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। ना तो अनएम्प्लॉयमेंट वो खत्म कर सके, ना तो जो मुद्दे आपने उठाए कि गरीबी या उनका उद्धार, ना तो कांग्रेस पार्टी कर सकी। तो अब एकदम से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखने से ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से सरकार में आएंगे और कर देंगे? देखिए ये सवाल तो जो है मुझे भाजपा के जो ऑनलाइन ट्रोलर होते हैं ना, वो रोज पूछते हैं कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस ने क्या किया? तो उसका हम एक ही जवाब देते हैं कि कांग्रेस अगर देश के लिए कुछ नहीं किया होता तो भाजपा बेच क्या रही है? कुछ बना करके रखा था उसी को तो बेच रही है। और आप मुझे बताइए, जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जब कि 2014 के बाद से बेरोजगारी बढ़ गए हैं, तब भी आपके दिमाग में मनमोहन जी बोलिए, जिसे मोदी जी बोलते हैं। सर मोदी जी, मनमोहन जी भी जो है चपरासी नहीं थे जैसे आप मनमोहन बोल रहे आप हैं। काइंडली जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। कन्हैया जी, आप बहुत बड़े लीडर होंगे, मैं उसमें आपकी आपत्ति नहीं जताता। काइंडली मीडिया को बीजेपी का मत समझिए। अरे सुनिए ना, ये सुनिए, हमको मत पूछिए। मनमोहन आप मीडिया को हम सस्ता हुआ था, लेकिन मीडिया को पेट्रोल अपनी नहीं साथ हुआ। खुद बचानी पड़ेगी। कौन से मीडिया हाउस से हैं? मैं सर अपना चैनल चलाता हूँ, गोलमाल न्यूज। अच्छा ठीक है, और गोलमाल है नाम भाई, इसलिए सब रखा है गोलमाल है। क्योंकि आपको ठीक है, हो गया ठीक है। इतना गर्म अगर आप जो है ना मंत्री प्रधानमंत्री उस पे हो सर, जाएंगे किसान तो देश का आंदोलन भला की हो कवरेज जाएगा। दिल्ली जाके हमने की है, बीजेपी के उलट ही की है। आपके लिए ताली बजवा देते हैं सर, थोड़ा ताली बजा दीजिए। क्यों इतना लेकिन गुस्सा होकर? सच्चाई हम तो पे है। गुस्सा होकर के आपको क्या मिलेगा? सर आप गुस्सा वाली बात कर रहे हैं ना, फिर हम कर रहे हैं गुस्सा वाली बात। मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी 2014 में सरकार गिरना। किसकी सबसे बड़ी वजह थी? पेट्रोल सस्ता ना होना सर, अच्छा, एलपीजी एक बात सिलेंडर बताइए। सस्ता ना होना। ठीक है, तो मनमोहन जी की जब सरकार थी, जैसे मोदी जी आप बोलते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री ही थे, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। प्रधानमंत्री स्वयं जो मौजूदा है उन्होंने कहा कि पता नहीं उनके बाथरूम में कैसे चले गए थे। बोले कि मनमोहन जी जब नहाते हैं ऐसे रेनकोट पहन करके नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है, मोदी जी का। ये बयान आपको ठीक लगता है? नहीं, गलत है, ठीक निंदनीय है, है बिल्कुल। निंदनीय है ना। कहिएगा अगली बार आप अपने एपिसोड में मनमोहन जी के पक्ष में। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल उस वक्त कितना था 2014 में? बताइए, मनमोहन जी की जब सरकार थी तो। सर मेरे को इस समय आंकड़े नहीं याद, लेकिन महंगा सस्ता हुआ था, लेकिन रेट देश में नहीं घटे थे। नहीं, क्या बात करते हैं। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा था, 1000 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं पड़ी थी। कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, आप मुझे बता दीजिए। चाहे वो खाने की चीजें हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जिसके दाम अप्रत्याशित तरीके से नहीं बढ़े हैं। लोगों के जो सवाल हैं, महंगाई अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, बेरोजगारी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा है, और सरकारी संपत्ति औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 4-5 लोगों की एक कंपनी को, एक सरकारी कंपनी 27 करोड़ में बेच दिया गया। ये जो देश की हालत है, इस देश की हालत में आज हम खड़े हैं। और आज के इस सवाल को आप कहते हैं कि हमको नहीं उठाना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अगर कुछ गलती की, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, तो कांग्रेस